इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हर किसी को फायदा पहुंचाए और समाज के सभी वर्गों को बराबर के मौके दे। यूएनडीपी और भारत के 11th 5 ईयर प्लान के मुताबिक इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसा विकास प्रोसेस है जिसमें हर इंसान, चाहे अमीर हो या गरीब, विशेष अधिकारों वाला हो या वंचित, सब शामिल हो। आमतौर पर ग्रोथ और डेवलपमेंट का अर्थ ही समावेश होता है, लेकिन कभी-कभी विकास ऐसे तरीके से होता है जिसमें सिर्फ कुछ लोग ही फायदा उठाते हैं और समाज का एक बड़ा हिस्सा पीछे रह जाता है। लगभग 2000 और 2001 के आसपास भारत सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के असर को समझते हुए इंक्लूसिवनेस पर सीरियसली ध्यान देना शुरू किया। पता चला कि रिफॉर्म्स से इकोनॉमी तो तेजी से बढ़ी, पैसा भी बना, लेकिन इसका फायदा सब तक नहीं पहुंच सका। जो लोग पहले से ही पढ़ लिख कर पूंजी या स्किल्स के साथ तैयार थे, उन्होंने इन मौकों का पूरा लाभ उठाया। लेकिन जो लोग गरीब और समाज के कमजोर वर्ग थे, जैसे SC STs, OBCs, माइनॉरिटीज और महिलाएं, वो इस प्रोसेस से बाहर रह गए। इससे यह स्पष्ट हुआ कि विकास तो हो रहा था, पर वो इंक्लूसिव नहीं था। तभी से सरकार ने इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ एक जागरूक नई दिशा में काम करना शुरू किया। ये चिंता रिफॉर्म से पहले भी थी, लेकिन रिफॉर्म के दौरान ये और ज्यादा दिखने लगी क्योंकि ग्रोथ की स्पीड बढ़ गई और इनइक्वालिटी और साफ नजर आने लगी। सरकार ने इस इशू को ऑफिशियली 11th 5 ईयर प्लान में फोकस में रखा, यानी सन 2007 से 2012। इस प्लान का मेन जोर था वंचित और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को विकास के मेन स्ट्रीम में लाना। 12th प्लान यानी सन 2012 से 2017 में इस फोकस को और बढ़ाया गया और प्लान का नारा ही था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। धीरे धीरे सरकार ने इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की पॉलिसीज बनाई। शॉर्ट टर्म पॉलिसी का मकसद था गरीब और वंचित लोगों को बेसिक सुविधाएं देना, जैसे खाना, घर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और पीने का पानी। इसके लिए कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स शुरू की गईं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अंत्योदय अन्न योजना, मिड डे मील स्कीम, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना और नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। एजुकेशन के लिए भी स्कीम्स चली, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और मॉडल स्कूल स्कीम, जिनका उद्देश्य था हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना। लेकिन इन शॉर्ट टर्म स्कीम्स के दो बड़े चैलेंजेस थे। पहला, ये स्कीम सब्सिडीज पर ज्यादा निर्भर थी, जिससे सरकार पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता गया और ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं थी। दूसरा, ये लोगों को सेल्फ रिलायंट नहीं बनाती थी, मतलब लोगों को टेम्पररी मदद मिलती थी, पर वो अपनी जिंदगी सुधारने के लिए खुद पर निर्भर नहीं हो पा रहे थे। इसी वजह से सरकार ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर भी काम शुरू किया। लॉन्ग टर्म पॉलिसी का ध्यान था लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना। इसमें पॉवर्टी एलिविएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, एजुकेशन स्कीम्स और वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देना शामिल था, जैसे ITIs के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग देना। आखिरी कुछ सालों में स्किल डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ का एक सेंट्रल हिस्सा बन गया। 2008-9 में नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC ने चलाया। इसका एम था 2022 तक 500 मिलियन लोगों को स्किल या अपस्किल करना, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का बड़ा रोल रखा गया। आगे चलकर ये मिशन स्किल इंडिया अभियान में बदल गया। इन सब एफर्ट्स के जरिए सरकार ने इंक्लूसिव ग्रोथ का एक सस्टेनेबल और कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल बनाने की कोशिश की। 11th प्लान ने कहा था कि सच्चा इंक्लूसिव ग्रोथ तभी संभव है जब लोग एम्पावर्ड हों और विकास की प्रोसेस में अपनी भागीदारी महसूस करें। वंचित और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को सशक्त बनाना ही असल समावेश है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और SCs STs और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, ऐसी एम्पावरमेंट के लिए एक मजबूत आधार देती है। इन संस्थाओं को और प्रभावी बनाने के लिए उन्हें अधिक अधिकार और जिम्मेदारियां देनी जरूरी है। 11th और 12th प्लान की इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स जोड़ने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसने ग्रोथ का अर्थ ही बदल दिया। अब गोल था ऐसा विकास जिसमें इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी दोनों हों। इस सोच में GDP ग्रोथ को अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं माना गया, बल्कि उससे सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने का एक जरिया माना गया। प्लान्स में मेजरेबल टारगेट्स रखे गए, जिससे ये मल्टी डायमेंशनल गोल दिख सकें, और ये इंश्योर किया गया कि इन टारगेट्स को स्टेट लेवल पर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि असली काम वहीं होता है।
रिसोर्स मोबिलाइजेशन इंक्लूसिव ग्रोथ से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका मतलब है देश के भौतिक और मानव संसाधनों का सही उपयोग और उनका संचयन करना, ताकि सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य पूरे हो सकें। असल में ये सरकार के फिस्कल पॉलिसी से जुड़ी पूरी प्रक्रिया है। भारत सरकार को ये इंश्योर करना पड़ता है कि विकास के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि राज्यों, प्राइवेट सेक्टर और जनता के लिए भी उपलब्ध हों। पहले प्लानिंग कमीशन प्लान डेवलपमेंट के लिए फंड्स मोबिलाइज करता था, सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपने विभागों के माध्यम से एक्चुअल फाइनेंशियल मैनेजमेंट संभालती थी। केंद्रीय सरकार को फंड्स की सबसे ज्यादा जरूरत दो चीजों के लिए होती थी: इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और सोशल सेक्टर जैसे एजुकेशन, हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी। राज्य सरकारें भी अपने विकास के लिए फंड्स उठाती हैं, अपने रेवेन्यू सोर्सेज और मार्केट बोरोइंग्स के जरिए। अब स्टेट्स को यह अधिकार है कि वो अपने प्लान एक्सपेंडिचर के 25% तक की बोरोइंग बिना सेंटर की परमिशन के कर सकती हैं, अगर उन्होंने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट्स लागू किए हैं। इसके अलावा उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स और लोन्स भी मिलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और स्पेशल कैटेगरी एलोकेशंस के माध्यम से। प्राइवेट सेक्टर को भी अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े पैमाने पर पैसे की जरूरत होती है। सरकार ने फाइनेंशियल सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया कि वो प्राइवेट रिसोर्स मोबिलाइजेशन को सपोर्ट करे, खासकर रिफॉर्म्स के दौरान जब मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया। आम जनता को भी अपने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। लोगों की बचत ही देश के इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ को ड्राइव करती है। इसलिए सरकार ने ऐसी फिस्कल पॉलिसीज बनाई जिससे लोग अपने पैसे को शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और पेंशन जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकें। पब्लिक के खर्चे और सेविंग्स दोनों से ही डिमांड और ग्रोथ चलती है। रिफॉर्म के दौरान सरकार ने सप्लाई बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया और डिमांड बनाए रखने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया। कुल मिलाकर आज़ादी के बाद से ही सरकार ने विकास के लिए रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के अलग अलग तरीके अपनाए हैं। इनमें कुछ रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने में लगते हैं और समय के साथ अलग अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल्स अपनाए गए। इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ सिर्फ फायदे बांटना नहीं है, बल्कि लोगों को सशक्त बनाना, संसाधनों का सही उपयोग करना और एक सस्टेनेबल और भागीदारी पर आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है, जहां सबके पास समृद्धि के बराबर के मौके हों। इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है पैसे को ऐसे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाना जिससे फ्यूचर में इनकम जनरेट हो। ये काम डायरेक्टली हो सकता है, जैसे एक बिजनेस शुरू करना या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, या इनडायरेक्टली जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। इंडिया में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का मतलब है वो अलग अलग तरीके जिनके जरिए सरकार ने अलग अलग समय पर पैसा इकट्ठा करके देश के विकास के लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश की। 1951 से जब प्लानिंग का दौर शुरू हुआ, इंडिया की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कई बार बदली, हर दफ़ा इकोनॉमिक कंडीशंस और सरकारी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। शुरू के दौर में 1951 से 1969 तक फोकस स्टेट लेड डेवलपमेंट पर था। सरकार ने हर इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स से पैसा जोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सेक्टर्स को फाइनेंस करने की जिम्मेदारी उठाई। इस दौरान महालनोबिस मॉडल लागू किया गया, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज और कैपिटल गुड्स पर ज्यादा जोर दिया गया। ज्यादातर रिसोर्सेज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs, पावर, ट्रांसपोर्ट और बेसिक इंडस्ट्रीज में लगाए गए। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स को भी सपोर्ट मिला, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए था। उस समय सरकार का नारा था कि PSUs बनेंगे टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, लेकिन कई बार रिक्वायर्ड फंड्स और अवेलेबल फंड्स के बीच गैप रह गया। चाइना और पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की वजह से भी कई विकास योजनाओं के लिए रखा गया पैसा डाइवर्ट करना पड़ा। फिर भी इन चैलेंजेस के बावजूद इस दौर में भारत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की मजबूत नींव रख दी। 1970 से 1973 के बीच सरकार को यह समझ आया कि प्राइवेट सेक्टर को भी राष्ट्रीय विकास में हिस्सा लेना चाहिए। इसके लिए 1970 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए जॉइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट आया, जहां सेंटर, स्टेट और प्राइवेट इन्वेस्टर्स मिलकर इंडस्ट्रीज लगा सकते थे। इससे प्राइवेट सेक्टर को उन क्षेत्रों में आने की इजाजत मिली जहां पहले उन्हें रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन की इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल अब भी सरकार के पास ही था। धीरे धीरे कई जॉइंट वेंचर्स को पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया गया। 1974 से 1990 के बीच भारत ने एक नए दौर में कदम रखा, कंट्रोल्ड लिबरलाइजेशन के। 1974 में लागू हुआ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फॉरेन कैपिटल को लिमिटेड पार्टिसिपेशन की अनुमति देता था, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए, ना कि सीधे पैसा लगाकर। फॉरेन कंपनीज को किसी प्रोजेक्ट के टोटल वैल्यू का सिर्फ 26% कंट्रीब्यूट करने की इजाजत थी, वो भी उन्हीं क्षेत्रों में जो इंडियन प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए ओपन थे।
जहां सरकार का मोनोपोली था, वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी। इस लिमिटेड अप्रोच के चलते भारत ग्लोबल टेक्नोलॉजी, बेटर वर्क कल्चर और इंटरनेशनल फाइनेंस का फायदा नहीं ले पाया। इसी दौरान साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देश 1960s के मध्य तक अपनी इकोनॉमीज को लिबरलाइज कर चुके थे और एशियन टाइगर्स के रूप में उभर गए। 1980 के अंतिम दशक तक आते आते भारत के इन्वेस्टमेंट मॉडल की कमियां सामने आने लगी। सरकार ही मुख्य इन्वेस्टर बनी हुई थी और प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत सीमित था। हैवी टैक्स सिस्टम के कारण लोगों में टैक्स इवेजन बढ़ गया और नॉन पैन एक्सपेंडिचर को कट करने के चक्कर में हेल्थ और एजुकेशन जैसे वाइटल सर्विसेज प्रभावित हुए। डोमेस्टिक और फॉरेन बोरोइंग पर निर्भरता बढ़ती गई, जबकि पब्लिक सेक्टर की इनएफिशिएंसी ने रिसोर्सेज को ड्रेन कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा मौका नहीं दिया गया। 1985 और 86 की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ने थोड़ा लिबरल अप्रोच दिखाया और प्राइवेट और फॉरेन पार्टिसिपेशन को कॉशियसली एनकरेज किया, लेकिन पॉलिटिकल विल की कमी के कारण बड़े रिफॉर्म्स 1990s तक नहीं हो पाए। 1980 के अंतिम दिनों में भारत को एक गंभीर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिसमें गल्फ वॉर के बाद बढ़ते तेल के दामों का भी बड़ा योगदान था। इस क्राइसिस को संभालने के लिए भारत ने 1991 में आईएमएफ से मदद मांगी। बदले में आईएमएफ ने भारत से मांग की कि वो अपने आर्थिक संरचना में बड़े रिफॉर्म्स करे और यहीं से शुरुआत हुई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। यही दौर था जब एक नया इन्वेस्टमेंट मॉडल आया, जिसमें फोकस था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर। इस नए मॉडल के तहत सरकार ने अधिकतर सेक्टर्स प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिए। न्यूक्लियर एनर्जी और रेलवेज के अलावा, जो पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड रहे, लगभग सभी इंडस्ट्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दी गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 26% से लेकर 100% तक अलाउड थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो पहले पूरी तरह सरकार के हाथ में था, अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के नेतृत्व में शिफ्ट होने लगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल नए दौर का प्रमुख अप्रोच बना, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट करते थे। 10th 5-year प्लान के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का लगभग 21% प्राइवेट सेक्टर से आया, जो 11th प्लान में बढ़कर 32% हो गया। 12th प्लान ने एस्टिमेट किया था कि लगभग आधा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से आएगा, लेकिन ये लक्ष्य पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देने के लिए 10th प्लान 2002-2007 के दौरान एक नया मॉडल आया, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप पीपीपीपी मॉडल। ये मॉडल लोकल लेवल प्रोजेक्ट्स जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। गुजरात का पानी पंचायत मॉडल इसका एक सफल उदाहरण बना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट कंपनीज को फाइनेंस मिल सके, इसके लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया और वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसी सहायता दी, जहां सोशली इंपॉर्टेंट लेकिन तुरंत प्रॉफिट ना देने वाले प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था। इसके अलावा बीओटी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बीओओ बिल्ड ओन ऑपरेट, बीओओटी बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर जैसे कई नए मॉडल्स भी लाए गए, जिनके जरिए ओनरशिप और ऑपरेशन के रोल सरकार और प्राइवेट पार्टनर्स के बीच डिवाइड किए गए। इसी दौरान सरकार ने सोशल सेक्टर, खासकर हेल्थ और एजुकेशन पर भी ध्यान देना शुरू किया, लेकिन फंड्स की कमी के कारण इन सेक्टर्स में भी पीपीपी के जरिए प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने का विचार आया। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर रूल आया, जिसमें बड़े कंपनीज को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर खर्च करना मैंडेटरी बना दिया गया। पब्लिक सेक्टर कंपनीज को भी एनकरेज किया गया कि वो अपने सीएसआर फंड्स को स्वच्छ भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय अभियानों में लगाए। प्राइवेट कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आसानी से मिल सके, इसके लिए सरकार ने फाइनेंशियल सिस्टम को इंप्रूव करने, लेबर लॉस को रिफॉर्म करने, टैक्सेस को सिंप्लीफाई करने और एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने पर काम किया। मुख्य सोच ये थी कि इकोनॉमी को बेकार के बंधनों से आजाद किया जाए, जिससे प्राइवेट पोटेंशियल अनशैकल्ड हो। फिस्कल कंसोलिडेशन के एफर्ट से सरकारी बोरोइंग कम करने की कोशिश हुई, ताकि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा फंड्स मिल सके। सब्सिडी टारगेटिंग, पेंशन रिफॉर्म्स, टैक्स सिंप्लीफिकेशन और डिजिटल प्रोसेसेस जैसे कदम भी इसी गोल का हिस्सा थे। 2014 में जब नई सरकार आई तो इन रिफॉर्म्स को नई रफ्तार मिली। फोकस अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने, लैंड, लेबर और टैक्स लॉस को मॉडर्नाइज करने और डिजिटल गवर्नेंस बढ़ाने पर गया। धीरे धीरे सरकार का रोल कंट्रोलर से बदलकर फैसिलिटेटर और रेगुलेटर बन गया, जो फेयर कॉम्पिटिशन सुनिश्चित करे और साथ ही समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा दे। अंत में कहा जा सकता है कि भारत का इन्वेस्टमेंट मॉडल स्टेट लेड से बदलकर प्राइवेट लेड बन गया है, जहां सरकार एक मार्गदर्शक और रेगुलेटर के रूप में काम करती है। इसका लक्ष्य है तेजी से आर्थिक विकास के साथ समावेशी और सामाजिक जिम्मेदारी को संतुलन में रखना, ताकि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सके और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। भारत में सेंट्रल प्लानिंग के दौरान दो प्रमुख प्रकार की योजनाएं विकसित हुई हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। इन दोनों के बीच अंतर उनके फंडिंग पैटर्न और इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी में होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पूरी तरह से यूनियन गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस की जाती हैं, मतलब पूरा 100% खर्चा सेंटर उठाता है, जबकि स्टेट्स सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के रूप में काम करती हैं।
ये स्कीम्स आमतौर पर उन सब्जेक्ट से जुड़ी होती हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, जैसे डिफेंस, स्पेस या रेलवेज। कभी-कभी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी इन स्कीम्स को डायरेक्टली स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के अंदर इंप्लीमेंट करती हैं, लेकिन ऐसे केसेस में पैसे स्टेट्स को ट्रांसफर नहीं किए जाते। यूनियन बजट 2016-17 के मुताबिक लगभग 1500 ऐसी स्कीम्स थीं, लेकिन सरकार ने डुप्लीकेशन को रोकने और मॉनिटरिंग को आसान बनाने के लिए इन्हें रीस्ट्रक्चर करके करीब 300 तक सीमित कर दिया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के मामले में फंडिंग सेंटर और स्टेट्स दोनों मिलकर करते हैं, एक फिक्स्ड रेशो के हिसाब से। ये स्कीम्स उन सब्जेक्ट्स पर केंद्रित होती हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, ताकि सेंटर स्टेट्स को हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सके। इन स्कीम्स के फंड्स कभी स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड में भेजे जाते हैं, तो कभी सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज या इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को। 1987 के बाइजल कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वही होती हैं जिनका फंडिंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट से होता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स या उनके एजेंसीज करती हैं, चाहे कॉस्ट शेयरिंग रेशो कुछ भी हो। इसके अलावा एक रिलेटेड कैटेगरी होती है जिसे एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस कहते हैं। CSS और ACA दोनों में सेंटर द्वारा स्टेट्स को दिए जाने वाले फंड्स शामिल होते हैं, लेकिन इनका इतिहास, बजटिंग प्रोसेस और कंट्रोल सिस्टम अलग होता है। CSS के लिए कंसर्न सेंट्रल मिनिस्ट्रीज अपने बजट्स खुद हैंडल करती हैं और उन्हीं के जरिए स्टेट्स को फंड्स रिलीज किए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स के 5 ईयर्स प्लान्स के लिए दी जाने वाली फाइनेंशियल हेल्प को सेंट्रल प्लान असिस्टेंस या सेंट्रल असिस्टेंस कहा जाता है। इस असिस्टेंस के 3 प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंस यानी NCA, जो फॉर्मूला बेस्ड और अनटाइड होता है, मतलब स्टेट्स इससे अपने प्लान प्रायोरिटीज के मुताबिक यूज कर सकते हैं। NCA की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसे गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला कहते हैं, जिसे सबसे पहली बार 4th प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा कंपोनेंट है एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस, जो मेनली एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के लिए दी जाती है और इस पर कोई फिक्स्ड सीलिंग नहीं होती। ACA स्कीम स्पेसिफिक होती है और कभी-कभी वन टाइम या एडवांस असिस्टेंस भी शामिल होती है। वन टाइम ACA उन स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए होती है जो एक बार के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं, जबकि एडवांस ACA स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के दौरान दी जाती है, जिसे 10 साल में रिकवर किया जाता है। तीसरा कंपोनेंट है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, जो वेस्टर्न घाट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम या बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। SCA अधिकतर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को उनके प्लान नीड्स और अवेलेबल रिसोर्सेज के बीच के गैप को भरने के लिए दिया जाता है। सेंटर और स्टेट्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन लाने के लिए मार्च 2015 में नीति आयोग के तहत एक सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स बनाया गया, जिसका उद्देश्य CSS को रैशनलाइज करना था। ये इनिशिएटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना और विजन 2022 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुकूल था, जिसमें भारत के 75 साल के स्वतंत्रता के अवसर पर सभी नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और सबको अपनी क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए समान अवसर देने का संकल्प लिया गया था। इसके बाद सरकार ने यूनियन बजट 2016-17 में पहले से मौजूद 50 CSS को रीस्ट्रक्चर करके 28 अम्ब्रेला स्कीम्स में बदल दिया, ताकि डुप्लीकेशन कम हो और इम्पैक्ट और विजिबिलिटी बढ़े। 12th 5 ईयर प्लान 2012-17 के दौरान ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की संख्या 137 से घटाकर 66 कर दी गई थी, जिसमें 17 फ्लैगशिप प्रोग्राम शामिल थे। 2011 में प्लानिंग कमीशन के BK चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाले एक्सपर्ट कमेटी ने इस रीस्ट्रक्चरिंग की सलाह दी थी। बाद में 14th फाइनेंस कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दी कि सेंटर अपने स्टेट ट्रांसफर्स को मुख्यतः एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन जैसे की सेक्टर्स तक सीमित रखे। लेकिन क्योंकि कई CSS राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक थीं, सरकार ने यूनियन बजट 2015-16 में 66 में से 50 स्कीम्स को जारी रखा, जबकि कुछ स्कीम्स को सेंट्रल सेक्टर कैटेगरी में बदल दिया गया, कुछ को नए अम्ब्रेला स्कीम्स में मिला दिया गया और कुछ को स्टेट्स के हवाले कर दिया गया। इस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद CSS को 2 ग्रुप्स में बांटा गया, कोर और ऑप्शनल स्कीम्स। कोर स्कीम्स में उन योजनाओं को रखा गया जो सोशल प्रोटेक्शन और इंक्लूजन से जुड़ी हैं, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनॉरिटीज के कल्याण से संबंधित प्रोग्राम्स। इन्हें कोर ऑफ द कोर कहा गया, मतलब फंडिंग के लिए इन्हें टॉप प्रायोरिटी दी गई। कोर स्कीम्स के लिए कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न 90-10 रखा गया नॉर्थ ईस्ट और 3 हिमालयन स्टेट्स के लिए, 60-40 अन्य स्टेट्स के लिए और 100% फंडिंग सेंटर के द्वारा यूनियन टेरिटरीज के लिए। ऑप्शनल स्कीम्स के लिए शेयरिंग रेशो 80-20 था नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए, 50-50 अन्य स्टेट्स के लिए और 100% सेंट्रल फंडिंग यूनियन टेरिटरीज के लिए। स्टेट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई कि वो अपनी पसंद की ऑप्शनल स्कीम्स चुन सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक स्कीम से दूसरी स्कीम में फंड्स शिफ्ट कर सकते हैं। आज के समय में CSS सिर्फ उन्हीं राष्ट्रीय प्रायोरिटी सेक्टर्स पर केंद्रित हैं जिनके बारे में नीति आयोग और उसकी गवर्निंग काउंसिल मिलकर फैसला करते हैं। नीति आयोग इन स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करता है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन में, और थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन भी सुनिश्चित करता है।
2019-20 तक सीएसएस की क्लासिफिकेशन को दोबारा स्ट्रीमलाइन करके 2 कैटेगरीज में रखा गया, कोर ऑफ द कोर स्कीम्स और कोर स्कीम्स, जिसमें फंडिंग पैटर्न पहले जैसा ही बना रहा। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स के उदाहरण है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और अम्ब्रेला प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, माइनॉरिटीज और अन्य वल्नरेबल ग्रुप्स। कोर स्कीम्स में शामिल हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड रूरल, हेल्थ मिशन, नेशनल एजुकेशन मिशन, मिड डे मील प्रोग्राम, आईसीडीएस, मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, नेशनल लाइवलीहुड मिशन यानी आजीविका, जॉब्स और स्किल्स डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, आयुष्मान भारत, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। फिलहाल इन सभी स्कीम्स को 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के मुताबिक रिव्यू और इवैल्यूएट किया जा रहा है, जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स देने की संभावना है ताकि स्टेट्स को उनके फ्लैगशिप स्कीम्स के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, डिजास्टर रेजिलियंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और एफिशिएंट एक्सपेंडिचर के लिए पुरस्कृत किया जा सके। इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने फरवरी 2014 में एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस स्थापित किया था। ये ऑफिस सरकार से स्वतंत्र तरीके से काम करता था और सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए बना था। इसका मॉडल आईएमएफ के इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस पर आधारित था और इसे वर्ल्ड बैंक और डीएफआईडी जैसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज का सपोर्ट भी मिलता था। आईईओ प्लानिंग कमीशन के तहत था और उसका गवर्निंग बोर्ड प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन की अध्यक्षता में चलता था। इसके पास एक फुल टाइम डायरेक्टर जनरल होता था जिसे फिक्स टेन्योर देती थी और अपनी स्टाफ और बजट होता था। आईईओ का काम था फ्लैगशिप और अन्य गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स की इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करना, उनका इम्पैक्ट असेस करना, सुधार के सुझाव देना और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भारत की पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाना। इसका उद्देश्य ये भी था कि गवर्नमेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल बनाया जाए और सभी मिनिस्ट्रीज के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड और मेथोडोलॉजी तय की जाए। लेकिन सितंबर 2014 में आईईओ ने अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट करने के बाद अपने काम को नीति आयोग के तहत एक नए ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज कर दिया गया, जिसका नाम था डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस यानी डीएमईओ, जो सितंबर 2015 में स्थापित हुआ। डीएमईओ अब आईईओ की ही जैसे काम करता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां और भी विस्तृत हैं ताकि नए विकास फ्रेमवर्क के हिसाब से भारत के लिए बेहतर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम बन सके। इससे पहले प्रोग्राम इवैल्यूएशन का काम प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीईओ के पास था, जो 1952 में प्लानिंग कमीशन के तहत स्थापित किया गया था। पीईओ ने शुरू में कम्युनिटी डेवलपमेंट और इंटेंसिव एरिया प्रोग्राम्स की इवैल्यूएशन की और धीरे धीरे अपने काम का क्षेत्र एग्रीकल्चर, रूरल इंडस्ट्रीज, हेल्थ, एजुकेशन, ट्राइबल डेवलपमेंट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेक्टर्स तक बढ़ा लिया। उसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी स्कीम्स की परफॉर्मेंस, इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, डिलीवरी सिस्टम और इम्पैक्ट का असेसमेंट करना, उनके सफलता या असफलता के कारणों की पहचान करना और बेहतर सुझाव देना। आईईओ की तरह पीईओ को भी 2015 में डीएमईओ में मर्ज कर दिया गया। आज डीएमईओ दोनों पुरानी इवैल्यूएशन बॉडीज की ताकत को जोड़कर एक मॉडर्न रिजल्ट्स बेस्ड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के साथ काम करता है। ये मेजरेबल इंडिकेटर्स का उपयोग करके सभी सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के आउटकम्स को असेस करता है और नियमित रूप से रिव्यू करता है ताकि प्रोग्राम्स अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। इस तरह भारत का मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम अब ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बन गया है। बाय मिड 2014 इंडिया के पास एक स्टेबल गवर्नमेंट थी जो देश के डेवलपमेंट प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट और पार्टिसिपेटरी बनाना चाहती थी। इस डायरेक्शन में सबसे बड़ा कदम था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एक नई इंस्टीट्यूशन बनाना, नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 को एस्टैब्लिश हुआ। एनआईटीआई का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गवर्नमेंट का एम था कि पुराने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम से निकलकर एक नई अप्रोच की तरफ बढ़ा जाए, जहां स्टेट्स को ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके, क्योंकि भारत की प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब हर स्टेट अपने लेवल पर आगे बढ़े। इस ट्रांसफॉर्मेशन का स्लोगन था फ्रॉम प्लानिंग टू नीति, जिसका मतलब था एक रिजिड प्लानिंग से फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ना। सरकार का मानना था कि प्लानिंग कमीशन ने देश को कई सालों तक सर्व किया, लेकिन पिछले 65 सालों में भारत हर लेवल पर बदल गया था, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली और डेमोग्राफिकली। इसलिए एक ऐसी नई इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी जो रैपिडली चेंजिंग इंडिया की ज़रूरत को पूरा कर सके। नीति आयोग को एक कैटलिस्ट के रूप में डिज़ाइन किया गया, सिर्फ फंड एलोकेट करने वाली बॉडी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह जो कोऑपरेशन, आइडियाज़ और इनोवेशन का सेंटर बन सके। ये एक नॉलेज हब की तरह काम करेगी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेगी और सेंटर और स्टेट्स दोनों को एक्सपर्ट एडवाइस देगी।
ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाकर नेशनल गोल्स के लिए कोऑर्डिनेट करेगी ताकि डेवलपमेंट एफर्ट्स ज़्यादा इफेक्टिव और सिंक्रोनाइज्ड हो सकें। गवर्नमेंट के मुताबिक भारत की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में इतने बड़े चेंजेस हो चुके थे कि अब डेवलपमेंट का अप्रोच भी बदलना ज़रूरी था। पहला मेजर चेंज था डेमोग्राफिक चेंज। इंडिया की पॉपुलेशन 3 गुना बढ़कर 1.2 बिलियन से ज़्यादा हो गई थी। अर्बन इंडिया में 30 करोड़ लोग बढ़े और यूथ पॉपुलेशन यानी 35 साल से कम उम्र के लोग लगभग 55 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब लोगों की एस्पिरेशंस भी बदल गई थी। पहले जहां सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल था, अब लोग सेफ्टी, प्रॉस्पेरिटी और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स चाहने लगे थे। गवर्नेंस सिस्टम को भी इन नए एक्सपेक्टेशंस के साथ इवॉल्व करना था। दूसरा चेंज था इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया का जीडीपी 100 गुना बढ़कर दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमीज में से एक बन गया था। एग्रीकल्चर, जो कभी जीडीपी का आधा से ज्यादा हिस्सा होता था, अब 15% से भी कम रह गया। नेशनल प्लान्स का साइज कई गुना बढ़ गया, जिससे पुराने प्लानिंग मेथड्स अब आउटडेटेड लगने लगे थे। एक छोटी और स्लो इकोनॉमी के लिए बनाए गए सिस्टम्स अब एक डायनामिक और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के लिए सूटेबल नहीं रहे। तीसरा बड़ा बदलाव था प्राइवेट सेक्टर के रोल में। अब इंडिया के प्राइवेट एंटरप्राइजेस स्ट्रॉन्ग, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव बन गए थे। गवर्नमेंट का रोल अब सिर्फ कंट्रोल या डायरेक्ट मैनेजमेंट तक सीमित नहीं रह सकता था। अब उसे एक फैसिलिटेटर और रेगुलेटर के रूप में काम करना था, जो हर साइज के बिजनेसेस के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे। इससे सरकार अपने लिमिटेड रिसोर्सेज वेलफेयर सेक्टर जैसे फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा फोकस कर सकती थी, जिससे गरीब और मार्जिनलाइज सेक्शंस को डायरेक्ट फायदा मिले। चौथा चेंज ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आया। दुनिया टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और कम्युनिकेशन के जरिए डीपली इंटरकनेक्टेड हो गई थी। अब दुनिया के किसी कोने में होने वाली घटना का असर भारत के इकोनॉमी पर भी पड़ता था। इसलिए इंडिया की पॉलिसी फ्रेमवर्क को भी ग्लोबल इंटीग्रेशन और बढ़ते इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस को ध्यान में रखकर रीडिज़ाइन करना ज़रूरी था। पांचवा मेजर चेंज था स्टेट्स का रोल। पहले स्टेट्स को सेंटर के एक्सटेंशंस के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब उन्हें नेशनल डेवलपमेंट के असली ड्राइवर्स माना जाने लगा। गवर्नमेंट ने यह समझा कि एक वन साइज फिट्स ऑल मॉडल भारत जैसे डाइवर्स देश में काम नहीं करेगा। हर स्टेट को अपने लोकल नीड्स के हिसाब से अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिजाइन और इंप्लीमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के कोट को याद करते हुए सरकार ने कहा कि पावर्स को सेंट्रलाइज करना तभी ठीक है जब वो नेसेसरी और प्रैक्टिकल हो, वरना डिसेंट्रलाइजेशन ही प्रोग्रेस का रास्ता है। इसलिए भारत की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को ग्लोबल विजन के साथ लोकल रियलिटीज को बैलेंस करते हुए बनाना था। छठा चेंज टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के फॉर्म में आया। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एक्सेस और कम्युनिकेशन ने देश के रिमोटेस्ट एरियाज को भी कनेक्ट कर दिया था। टेक्नोलॉजी ने गवर्नेंस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया और सर्विस डिलीवरी सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाया। सरकार चाहती थी कि प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में टेक्नोलॉजी बैकबोन का काम करे। कई एक्सपर्ट्स पहले से प्लानिंग कमीशन के रिफॉर्म की जरूरत पर जोर दे रहे थे। 8th 5 ईयर प्लान ने भी सजेस्ट किया था कि कमीशन का रोल लिबरलाइज्ड इकोनॉमी के मुताबिक रीडिफाइन करना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने अपनी 35th रिपोर्ट 2011-12 में कहा था कि प्लानिंग कमीशन को अपने रोल को रिफॉर्म करना होगा ताकि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान रेलेवेंट रहे और ग्रोथ के बेनिफिट्स गरीब तक पहुंच सकें। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी 2014 में प्लानिंग कमीशन के फेयरवेल स्पीच में कहा था कि कमीशन आज भी उन्हीं पुराने टूल्स को यूज कर रहा है जो एक अलग जमाने के लिए बनाए गए थे। उन्होंने इसके रोल और कैपेसिटी को मॉडर्न रियलिटीज के हिसाब से अपडेट करने की बात कही थी। इन सब बातों से प्रेरणा लेकर नई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इकोनॉमिक प्लानिंग के स्ट्रक्चर को इवॉल्व करना जरूरी है। महात्मा गांधी के कोट को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कांस्टेंट डेवलपमेंट इज द लॉ ऑफ लाइफ and a man who always tries to maintain his dogmas in order to appear consistent drives himself into a false position। इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए सरकार ने कहा कि इंस्टीट्यूशंस को समय के साथ इवॉल्व करना चाहिए, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंडियन सिविलाइजेशन के स्पिरिट को बनाए रखते हुए। इसलिए नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो भारत के गवर्नेंस और डेवलपमेंट अप्रोच को ट्रांसफॉर्म करेगी। ये कंसल्टेशन बेस्ड मॉडल था जिसमें स्टेट्स, एक्सपर्ट्स और लोग सभी शामिल थे। नीति आयोग एक नई मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव, पार्टिसिपेटरी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ का प्रतिनिधि बना, जहां सेंट्रल और स्टेट्स दोनों मिलकर एक ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव इंडिया बनाने के लिए काम करते हैं। जैसे जैसे भारत की डेमोक्रेसी और गवर्नेंस मैच्योर हुई है, देश धीरे धीरे ज़्यादा प्लूरलिस्टिक और डिसेंट्रलाइज्ड डायरेक्शन में बढ़ गया है। इसका मतलब है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स और लोकल बॉडीज़ के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, उनके यूनिक डेवलपमेंट नीड्स को समझना होता है और उनके लोकल रियलिटीज़ को नेशनल पॉलिसीज़ में इंक्लूड करना पड़ता है।
इसी नए अप्रोच को एम्बॉडी करने के लिए नीति आयोग बनाया गया था, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो टीम इंडिया की स्पिरिट को प्रमोट करे, जहां सेंटर और स्टेट्स डेवलपमेंट के इक्वल पार्टनर्स के रूप में साथ मिलकर काम करें। नीति आयोग के पीछे का मेन आइडिया है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है जहां यूनियन और स्टेट गवर्नेंस एक साथ मिलकर नेशनल पॉलिसीज डिजाइन और इंप्लीमेंट करते हैं। पहले जहां प्लान सिर्फ सेंटर से स्टेट्स तक एक तरफा डायरेक्शन में फ्लो करते थे, अब एक कंटिन्यूअस और कोलैबोरेटिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है जहां दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिसोर्सेज शेयर करते हैं। नीति आयोग सिर्फ कोऑपरेशन ही नहीं बल्कि हेल्दी कंपटीशन को भी प्रमोट करता है, जहां स्टेट्स एक दूसरे से और सेंटर से कॉम्पीट करते हैं डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए, जिससे सभी अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की तरफ मोटिवेट होते हैं। नीति आयोग का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एक शेयर्ड नेशनल एजेंडा बनाना। ये स्टेट्स के साथ मिलकर एक कॉमन विजन डेवलप करता है नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज और स्ट्रैटेजीज के लिए, ताकि सभी एक ही डायरेक्शन में काम करें। यह कलेक्टिव विजन प्राइम मिनिस्टर और सभी चीफ मिनिस्टर्स के लिए एक रोड मैप के जैसे काम करता है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में। नीति आयोग को स्टेट का बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर भी कहा जाता है। ये स्टेट्स को उनके चैलेंजेस से निकलने में मदद करता है, उनकी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करता है और उनके यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ का मैक्सिमम यूज़ करने में उनकी सहायता करता है। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करता है, स्टेट्स के इंटरेस्ट को सेंट्रल लेवल पर एडवोकेट करता है, कंसल्टेंसी सपोर्ट देता है और उनके कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है। प्लानिंग कमीशन के पुराने टॉप डाउन प्लानिंग सिस्टम के कॉन्ट्रास्ट में नीति आयोग डिसेंट्रलाइज्ड और बॉटम अप प्लानिंग को प्रमोट करता है। ये स्टेट्स को एनकरेज करता है कि वो अपने लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें, ताकि डेवलपमेंट प्लान्स विलेज लेवल से शुरू होकर ऊपर तक जाएं। इससे प्लानिंग प्रोसेस ज़्यादा पार्टिसिपेटरी और रियलिस्टिक बन जाता है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग रूटीन प्रोसेसेस के बजाय स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करता है। ये प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को नेशनल डेवलपमेंट के क्रिटिकल इश्यूज पर एक्सपर्ट एडवाइस देता है। इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है विजन और सिनारियो प्लानिंग। नीति आयोग मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाता है भारत के फ्यूचर के लिए, अलग अलग सेक्टर्स, रीजन्स और टाइम हॉरिजॉन्स को ध्यान में रखते हुए। ये की गैप्स आइडेंटिफाई करता है, ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करता है और ग्लोबल और डोमेस्टिक चैलेंजेस को एंटिसिपेट करता है। फोकस सिर्फ इस पर नहीं होता कि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, बल्कि इस पर होता है कि भारत एज अ नेशन कहाँ पहुँचना चाहता है। इस विजन को सपोर्ट करने के लिए आयोग एक स्ट्रांग बेस बनाता है डोमेन एक्सपर्टीज का, सेक्टोरल भी और क्रॉस सेक्टोरल भी। ये सेंट्रल और स्टेट लेवल की मिनिस्ट्रीज को स्पेशलाइज्ड इश्यूज पर एडवाइस देता है, बेटर पॉलिसीज डिजाइन करने में हेल्प करता है और इंडिया और दुनिया भर से बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने के लिए गाइड करता है। ये एक इंटरनल साउंडिंग बोर्ड के जैसे भी काम करता है, जहां नए गवर्नमेंट आइडियाज और पॉलिसीज डिस्कस, रिफाइन और इंप्रूव किए जा सकते हैं थ्रू ओपन एंड कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन। नीति आयोग गवर्नमेंट को एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और थिंकर्स से कनेक्ट करता है, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर स्पेशलिस्ट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ये सभी डायरेक्शन से आइडियाज़ को वेलकम करता है और नेशनल और ग्लोबल एक्सपर्टीज का एक नेटवर्क क्रिएट करता है जो पॉलिसी मेकिंग को एनरिच करता है। ऋग्वेद के शब्दों में ये कहता है, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। नीति आयोग का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है नॉलेज और इनोवेशन हब के रूप में काम करना। ये रिसर्च, सक्सेस स्टोरीज और बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को कलेक्ट और शेयर करता है। अपने रिसोर्स सेंटर के थ्रू ये सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स को प्रूवन सॉल्यूशंस अडॉप्ट करने में हेल्प करता है, ताकि बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। ये सिर्फ प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इंप्लीमेंटेशन पर भी फोकस करता है। इसके लिए मेजरेबल गोल सेट किए जाते हैं, टाइमलाइंस डिफाइन होती हैं और मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बनाए जाते हैं। उद्देश्य है पुराने प्लानिंग के कॉन्सेप्ट से निकलकर प्लानिंग फॉर इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ना, जहां रियल आउटकम्स पेपर टारगेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस गोल को अचीव करने के लिए नीति आयोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स और गवर्नमेंट लेवल्स के बीच एक्शंस को हार्मोनाइज करता है। आज के टाइम में कई इश्यूज मल्टी सेक्टोरल नेचर के होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। आयोग कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और कन्वर्जेंस को प्रमोट करता है और डेवलपमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाता है। ये एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है जहां सेक्टर्स, डिपार्टमेंट्स या स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके और इंक्लूसिव सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकल सकें। नीति आयोग देश के ग्लोबल एंगेजमेंट का नोडल पॉइंट भी है। ये भारत को हेल्प करता है कि वो इंटरनेशनल एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का स्ट्रेटेजिक यूज करे अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए। देश के अंदर ये सेंटर और स्टेट्स दोनों को पॉलिसी और प्रोग्राम डिजाइन में इंटरनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि ये फ्रेमवर्क्स डिसेंट्रलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड प्लानिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करें। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के डिजाइन और एग्जीक्यूशन में भी मदद करता है।
कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसके काम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। नीति आयोग गवर्नमेंट के अंदर स्किल्स और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पर फोकस करता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अपने सिस्टम्स को अलाइन करता है और इंश्योर करता है कि ऑफिशियल्स के पास लेटेस्ट मैनेजरियल और टेक्निकल नॉलेज अवेलेबल हो। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन नीति आयोग के फंक्शनिंग का बैकबोन है। ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के इंप्लीमेंटेशन को क्लोजली ट्रैक करता है, उनका इम्पैक्ट इवैल्यूएट करता है और उनके डेटा का फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग के लिए यूज करता है। इससे वीकनेसेस आइडेंटिफाई करने, एफिशिएंसी इंप्रूव करने और रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। अपनी ब्रॉडर विजन से गाइडेड होकर नीति आयोग इंक्लूसिव, इक्विटेबल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसका मानना है कि असली प्रोग्रेस तभी पॉसिबल है जब वो ह्यूमन डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर आधारित हो। स्वामी विवेकानंद के शब्दों को कोट करते हुए ये एक ऐसे एम्पावरमेंट मॉडल को प्रमोट करता है जहां हर व्यक्ति अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके। आयोग गरीब और मार्जिनलाइज सेक्शंस की सेवा और उनके अपलिफ्टमेंट को टॉप प्रायोरिटी देता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के प्रिंसिपल पर, यानी लाइन के सबसे आखिरी व्यक्ति तक सेवा पहुंचाना। जैसे तमिल कवि तिरुवल्लुवर ने कहा था, नथिंग इज मोर पेनफुल देन पावर्टी। नीति आयोग का लक्ष्य है इस दर्द को खत्म करना और इंक्लूसिव ग्रोथ के जरिए पावर्टी को मिटाना। ये इंस्टीट्यूशन जेंडर, कास्ट, क्लास, रीजन और रिलीजन के इनइक्वालिटीज को खत्म करने पर भी फोकस करता है। शंकर देव के उन शब्दों से प्रेरित होकर, टू सी एवरी बीइंग एज इक्विवेलेंट टू वंस ओन सोल इज द सुप्रीम मीन्स ऑफ अटेनिंग लिबरेशन। इस विजन के मुताबिक डेवलपमेंट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो हर गांव और हर इंसान तक ना पहुंच जाए। आयोग का एम है गांवों को देश के ब्रॉडर डेवलपमेंट प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट करना, उनकी वाइटैलिटी और कल्चरल स्ट्रेंथ को हार्नेस करना। नीति आयोग भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को अनलॉक करने के लिए लोगों में इन्वेस्ट करता है, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के जरिए। इसका मानना है कि डेवलपमेंट पीपल ड्रिवन होना चाहिए, जहां नागरिक सिर्फ बेनिफिशियरीज नहीं बल्कि गवर्नेंस के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हों। ग्लोबल इंडियन कम्युनिटी यानी देश के बाहर रहने वाले नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी इस एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा हैं, जिनकी एनर्जी और इन्फ्लुएंस भारत की प्रोग्रेस में योगदान देनी चाहिए। इस तरह नीति आयोग एक नए भारत के लिए नए गवर्नेंस मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा मॉडल जो इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी, एविडेंस बेस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग है। नीति आयोग एक फ्लेक्सिबल और एक्सपर्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिजाइन किया गया है, जो इंडिया में कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। इसके स्ट्रक्चर के टॉप पर प्रधानमंत्री होते हैं, जो इसके चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स मिलकर गवर्निंग काउंसिल बनाते हैं। जब भी किसी रीजनल इशू का संबंध कई राज्यों से होता है तो उसके लिए रीजनल काउंसिल्स बनाई जाती हैं। ये काउंसिल्स प्रधानमंत्री द्वारा स्पेसिफिक एरियाज या सब्जेक्ट्स के लिए बनाई जाती हैं और इनका लीडरशिप एक चीफ मिनिस्टर और एक संबंधित यूनियन मिनिस्टर मिलकर करते हैं। इन काउंसिल्स में सेंटर और स्टेट दोनों के मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज होते हैं, जो डोमेन एक्सपर्ट्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करते हैं। हर रीजनल काउंसिल का एक फिक्स टेन्योर होता है और ये नीति आयोग के सेक्रेटेरिएट के एक स्पेशल सेल के सपोर्ट से काम करती है। प्रधानमंत्री कभी-कभी एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट्स को स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुला सकते हैं, ताकि वे अपने आइडियाज और सजेशंस दे सकें। चेयरमैन के अलावा नीति आयोग में एक वाइस चेयरपर्सन होता है, जिसे प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं। फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स जो यूनिवर्सिटीज या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं और जिन्हें प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं, और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसका रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी के बराबर होता है। इसके अलावा एक सेक्रेटेरिएट भी होता है जो आयोग के डेली काम संभालता है। नीति आयोग के अंदर 3 मेजर स्पेशलाइज्ड विंग्स होते हैं। पहला है रिसर्च विंग, जो एक इन हाउस थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जहां एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स और स्पेशलिस्ट्स मिलकर अलग अलग सेक्टर्स में नॉलेज बिल्ड करते हैं। दूसरा है कंसल्टेंसी विंग, जो एक मार्केट प्लेस की तरह काम करता है, जहां अप्रूव्ड एक्सपर्ट्स और फंडिंग सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिनका यूज सेंटर और स्टेट्स दोनों कर सकते हैं। ये आयोग खुद सब सर्विसेज नहीं देता, बल्कि सही पब्लिक या प्राइवेट पार्टनर्स के साथ स्टेट्स और मिनिस्ट्रीज को कनेक्ट करता है। तीसरा है टीम इंडिया विंग, जिसमें हर स्टेट और मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ताकि उनका एक कंटिन्यूअस वॉइस और पार्टिसिपेशन नेशनल पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में बना रहे। ये विंग नीति आयोग और स्टेट्स और मिनिस्ट्रीज के बीच एक ब्रिज का काम करता है, जिससे डेवलपमेंट इश्यूज पर 2-वे कम्युनिकेशन हो सके। इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए नीति आयोग एक हब एंड स्पोक मॉडल प्रमोट करता है, जिसमें हर स्टेट और मिनिस्ट्री अपनी एक मिरर इंस्टीट्यूशन बनाती है, जो नीति आयोग के सेंट्रल हब से कनेक्टेड होती है। ये छोटी इंस्टीट्यूशंस अपने एक्सपर्ट नेटवर्क्स बनाती हैं और एंश्योर करती हैं कि डेवलपमेंट आइडियाज और स्ट्रैटेजीज हर लेवल तक पहुंच सके। नीति आयोग रिकमेंडेशंस देता है, लेकिन फाइनल डिसीजंस और उनकी इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सेंटर और स्टेट्स दोनों पर होती है।
नीति आयोग का मेन गोल है गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना, जो पीपल सेंट्रिक, पार्टिसिपेटिव, ट्रांसपेरेंट और रिजल्ट्स ओरिएंटेड हो। ये गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड करता है जिसका फोकस रियल आउटकम्स और इफेक्टिव डिलीवरी पर होता है। इसका मिशन है एक इंक्यूबेटर के रूप में काम करना जहां से इनोवेटिव आइडियाज नेशनल डेवलपमेंट के लिए निकले। चाणक्य ने कहा था कि गुड गवर्नेंस ही समृद्धि, सुख और शांति लाता है, और यही फिलॉसफी नीति आयोग के कोर में है। हालांकि सेंट्रल लेवल पर गवर्नेंस में काफी सुधार हुआ है, लेकिन कई राज्य सरकारों को अब भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सिटीजन्स अपने दिनचर्या के लिए स्टेट लेवल सर्विसेज पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए अगर गवर्नेंस वहां वीक हो तो उनकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नेंस रिफॉर्म्स तभी सफल हो सकते हैं जब स्टेट्स एक्टिवली कोऑपरेट करें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू नीति आयोग का एम है सेंटर और स्टेट्स के बीच ये कोऑर्डिनेशन और गवर्नेंस क्वालिटी दोनों को मजबूत बनाना। पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन और एम्पावरमेंट के प्रिंसिपल्स इसके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग दोनों में डीपली एम्बेडेड हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, हार्मोनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कंसल्टेंसी, कैपेसिटी बिल्डिंग या इवैल्यूएशन। कुल मिलाकर नीति आयोग इंडिया में गुड गवर्नेंस को इंप्रूव करने का एक की इंस्ट्रूमेंट है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन का कॉम्बिनेशन है जिसका मेन फोकस पॉलिसीज को ऐसे बनाना है जिसमें हैप्पीनेस और वेल-बीइंग को भी नेशनल गोल्स के रूप में इंक्लूड किया जाए। ये वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के कॉन्सेप्ट्स को सम्मिलित करता है, लेकिन साथ ही इंडिया के अपने कल्चरल और एथिकल वैल्यूज को भी डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बनाता है, ताकि ग्रोथ देश के सोशल और बिहेवियरल फैब्रिक से जुड़कर आए। इसी तरह नीति आयोग कॉन्टिन्यूटी और चेंज दोनों का संगम है। ये नेशनल प्लानिंग की लेगेसी को कंटिन्यू करता है, लेकिन उसे मॉडर्न नीड्स और ग्लोबल रियलिटीज के अनुरूप ट्रांसफॉर्म भी करता है। पुराने प्लानिंग कमीशन के सेंट्रलाइज्ड मॉडल के कॉन्ट्रास्ट में नीति आयोग पार्टनरशिप और इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, जहां सेंटर, स्टेट्स और इवन इंटरनेशनल पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं। अपने काम के दौरान नीति आयोग ने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, जैसे 15 ईयर विजन, 7 ईयर स्ट्रैटेजी और 3 ईयर एक्शन एजेंडा। इनमें से 3 ईयर एक्शन एजेंडा, जो कि 2017 से 2019 तक था, और 7 ईयर स्ट्रैटेजी दोनों पब्लिश हो चुके हैं। एक्शन एजेंडा एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, साइंटिस्ट्स, जर्नलिस्ट्स, एनजीओज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ वाइड कंसल्टेशंस के बाद बनाया गया था। ये एजेंडा 7 मेन सेक्शंस और 24 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसका एम था फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 3% तक लाना और 2022 तक फार्मर्स की इनकम डबल करना और इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट करना। इसमें अर्बन लैंड यूज रूल्स को फ्लेक्सिबल बनाने, नॉर्थ ईस्टर्न, कोस्टल, डेजर्ट और हिमालयन रीजन्स के डेवलपमेंट पर फोकस करने और ट्रांसपोर्ट, डिजिटल कनेक्टिविटी और एनर्जी रिफॉर्म जैसे स्टेप्स पर एम्फेसिस किया गया था। पावर सब्सिडीज रिड्यूस करने और कोल सेक्टर रिफॉर्म्स के साथ ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के जरिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने, पेटेंट सिस्टम रिफॉर्म करने, हेल्थ, जुडिशरी, पुलिस, टैक्सेशन, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को आउटकम बेस्ड बनाने पर भी फोकस करता है। इसका ओवरऑल गोल है एक इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और इनोवेटिव इंडिया बनाना बाय 2022। 7 ईयर स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट, जिसका टाइटल था स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75 ने 2022-23 तक इंडिया को $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। इसका विजन है कि डेवलपमेंट एक जन आंदोलन बन जाए, एक ऐसा नेशनल मूवमेंट जिसमें हर सिटीजन एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। जब नीति आयोग बना था तब कई एक्सपर्ट्स और ऑपोजिशन पार्टीज ने इसके इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाए थे, क्योंकि ये पुराने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर रहा था। लेकिन समय के साथ नीति आयोग ने अपनी वैल्यू प्रूव की। इसने कई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को रैशनलाइज करके उन्हें लगभग 30 में मर्ज कर दिया, ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल बन सकें। इसने सेंटर और स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और फाइनेंशियल ट्रस्ट इंप्रूव किया और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में भी की रोल प्ले किया। आयोग ने स्टेट्स के बीच हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए इंडिसेस और रैंकिंग्स लॉन्च किए, जैसे क्लेanलीनेस, ह्यूमन डेवलपमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसने स्टेट्स को रिफॉर्म्स के इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट किया और इनिशिएटिव्स जैसे उदय स्कीम लॉन्च करने में मदद की, जिससे स्टेट पावर यूटिलिटीज इंप्रूव हुई। नियातम इनिशिएटिव के थ्रू इसने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रीमलाइन करने में सहायता दी और लैंड पूलिंग जैसे रिफॉर्म्स पर स्टेट्स को एडवाइस दिया। इसने हेल्थ, स्पोर्ट्स, इरिगेशन, एजुकेशन जैसे कई सेक्टर्स में रिपोर्ट्स पब्लिश किए, जहां स्टेट्स को इक्वल पार्टनर्स के रूप में इंक्लूड किया गया। सेंटर से स्टेट्स को फाइनेंशियल ट्रांसफर्स अब ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं और आयोग के रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ने अकाउंटेबिलिटी और गवर्नेंस क्वालिटी दोनों इंप्रूव किए।
पुराने प्लानिंग कमीशन के आउटडेटेड डेटा के बजाय नीति आयोग के रियल टाइम डेटा ट्रैकिंग से टाइमली कोर्स करेक्शन और ट्रांसपेरेंसी दोनों इंश्योर होते हैं। अंत में नीति आयोग एक मॉडर्न और एफिशिएंट थिंक टैंक के रूप में उभरा है जो प्लानिंग कमीशन से कहीं ज्यादा डायनामिक है। ये स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों को बढ़ावा देता है और प्लानिंग प्रोसेस में डेटा ड्रिवन वैल्यूएशन को सेंट्रल बनाता है। नेशनल एस्पिरेशंस को लोकल रियलिटीज और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के साथ अलाइन करके ये सच में गुड गवर्नेंस का व्हीकल और न्यू इंडिया के डेवलपमेंट जर्नी का ड्राइवर बन गया है।